नया चैनल फैक्ट्स विद भारत, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, शिक्षा क्या है। ठीक है, तो शिक्षा को अगर हम हिंदी में देखते हैं तो शिक्षा संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु से बनी है और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो इस हिसाब से शिक्षा एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। ऋग्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में शिक्षा को हम बोलते हैं एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एजुकेयर और एजुकेटम, इन दोनों से मिलकर बना है। तो एजुकेयर का मतलब होता है प्रशिक्षित करना, यानी कि किसी को ट्रेन करना। एजुकेटम का होता है शिक्षण से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो होते हैं एजुकेटम। तो एजुकेशन में जो ए होता है उसका अर्थ होता है अंदर से और ड्यू का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकाशित करने वाली एक जो प्रक्रिया होती है उसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको देखते हैं, शिक्षा का अर्थ, यानी कि शिक्षा का क्या मतलब होता है, एजुकेशन का मीनिंग किस तरह से निकालते हैं हम। तो शिक्षा के दो अर्थ हम देख सकते हैं, एक होता है व्यापक अर्थ और दूसरा होता है संकुचित अर्थ। तो व्यापक अर्थ होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दूसरा है संकुचित अर्थ, यानी कि जिसको हम नैरो कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब दोनों को समझते हैं। ब्रॉडर यानी कि कितना विस्तार से हम शिक्षा को देख सकते हैं। ठीक है, जहां तक हम सोच सकते हैं हम वहां तक शिक्षा को फैला सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी सोचने की, इमेजिनेशन की, कल्पना करने की जो शक्ति है ना, उसको हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं शिक्षा के लिए, वो होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, संकुचित अर्थ होता है शिक्षा को हम एक सीमित उसमें कर देते हैं, उसको सीमाबद्ध कर देते हैं। ठीक है, उसके उसके लिमिटेशंस लगा देते हैं कि हम सिर्फ बीए तक पढ़ेंगे। ठीक है, बीए तक पढ़ना ही शिक्षा होती है, 12वीं तक पढ़ना शिक्षा होती है, 8वीं तक पढ़ना शिक्षा होती है। ठीक है, तो ये होता है संकुचित अर्थ। एक बार दोनों को डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो व्यापक अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जब मनुष्य जन्म लेता है, जन्म से पहले जब उसका जो वो गर्भावस्था में होता है तो वहां से शुरू करता है सीखना, और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो कुछ ना कुछ लगातार निरंतर सीखते रहता है। ठीक है, नियोजित एवं नियोजित दोनों तरीकों से दी जा सकती है, यानी कि उसके लिए हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, अनप्लानिंग के भी उसको हम सिखा सकते हैं। शिक्षा को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ठीक है, मनुष्य जितना चाहे उतना सीख सकता है। ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। इसमें समय व स्थान की कोई बाध्यता नहीं होती है, व्यक्ति किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में सीख सकता है। ठीक है, इसके जो पाठ्यचर्या या करिकुलम सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है। ठीक है, यानी कि इसमें हम अलग अलग तरह की चीज़ों को शामिल करते हैं। लेकिन संकुचित की अगर हम बात करते हैं तो वो निश्चित समय में चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जैसा कि कोई ग्रेजुएशन तक पढ़ता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ता है, कोई 10वीं तक पढ़ता है, कोई 12वीं तक का पढ़ता है। ठीक है, फिर नियोजित तरीके से दी जाती है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड होता है कि हम मैथ में इतना ही पढ़ेंगे, साइंस में इतना पढ़ेंगे, जो हमारा सोशल स्टडीज का सिलेबस है उसको हम इतना ही कवर करेंगे। उसको सीमाबद्ध किया जा सकता है, यानी कि जो संकुचित अर्थ में शिक्षा होती है उसको सीमाबद्ध बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, समय एवं स्थान निर्धारित होता है। इसमें हम स्कूल में सीखेंगे, स्कूल हो गया हमारा स्थान, और स्कूल में भी कुछ टाइम पीरियड होता है हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, तो वो होता है समय। ठीक है, इसमें सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है, साइंस में हम इतना ही पढ़ेंगे, मैथ में हम इतना ही पढ़ेंगे, एक दिन में इतना ही पढ़ेंगे, तो होता है संकुचित अर्थ। ठीक है, यानी कि जो संकुचित अर्थ होता है वो हमारा फोकस करता है जो व्यक्ति की डिग्री होती है उसके ऊपर, और जो व्यापक अर्थ होता है वो फोकस करता है जो हमारा बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, फिर शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उनको देखने के बाद, सामाजिक विरासत का हस्तांतरण करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी हेरिटेज होती है, सोशल हेरिटेज, उनका हस्तांतरण करता है। इसमें हमारी जो सामाजिक नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसफर करता है। शारीरिक विकास करता है। ठीक है, मनुष्य के विकास से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ठीक है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास इसमें शामिल हो जाता है। फिर हमारी जो संस्कृति होती है, उसका विकास करता है बच्चे को, या फिर जो मनुष्य होता है उसको अपनी आसपास के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सिखाने का काम शिक्षा करती है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो व्यवसायिक गुण होते हैं, ठीक है, वोकेशनल जो हमारे अंदर ट्रेड्स होते हैं उनको डेवलप करने का काम शिक्षा के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी जो वैल्यूज होती हैं, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को आदर करना। ठीक है, तो इस तरह से दूसरों को भेदभाव किसी से नहीं करना। ठीक है, ये जो वैल्यूज होती हैं वो शिक्षा के द्वारा दी जाती हैं और यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं शिक्षा के विभिन्न रूप, यानी कि जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं एजुकेशन की वो कौन सी होती हैं। पहले अगर हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, ये बिल्कुल रूल्स एंड जो हमारे रेगुलेशंस होते हैं उनसे दी जाती है। जैसे जो हम स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हमें एक प्रॉपर जो हमारा करिकुलम होता है उसको हम फॉलो करते हैं, एक स्ट्रक्चर वे में उसको दी जाती है, ठीक है, ये होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। दूसरी अगर हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग का जितना भी सोर्स हो जाता है, ठीक है, जैसे आप लोग हो, आप अभी डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हो, तो आप की जो एजुकेशन है वो है नॉन फॉर्मल। और अनौपचारिक शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो इन दोनों से अलग होती है। जैसे मैं बात करूं कि कई बार बोलते हैं ना कि व्यक्ति ठोकर खाने से ज़्यादा सीखता है, ठीक है, तो वो आ जाती है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर में। अलग अलग परिस्थितियां उसको अलग अलग तरीके से सिखाने में मदद करती हैं, ठीक है। कोई भी जो व्यक्ति होता है वो स्कूल में जाके इतना अच्छा नहीं सीख सकता जितना वो अपनी अपनी लाइफ से सीखता है, अपने आसपास से सीखता है, तो वो हो जाती है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। फिर शिक्षा एक आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और ये इसके चांसेस भी बन जाते हैं आने के, ठीक है। तो मैं बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो दे दूंगा, ठीक है। शिक्षा पूरे जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था। और इंग्लिश में एक बिल्कुल जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि बॉम्ब टू टॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब टू टॉम्ब चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। बॉम्ब यानी कि जो हमारा भ्रूण होता है, जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, ठीक है, जब उसका परसेप्शन शुरू होता है तो वहां से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जब तक वो अपनी कब्र में जाता है, जब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। यह अंतिम क्षणों तक चलती है प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अलग अलग तरह की जो अवस्थाएं होती है ना वो उसको सिखाती हैं। मनुष्य अपने वातावरण तथा अपने समाज की विभिन्न शाखाओं से ज्ञान का अर्जन करता रहता है। जैसे मंदिर से वो सीखता है, पुस्तकालय से सीखता है, ठीक है, अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं उनसे सीखता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर वगैरह वगैरह इनसे सीखता है, ठीक है। समाज होता है, समाज में कुछ नियम होते हैं, नियम में अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनसे सीखता है, ठीक है। मनुष्य अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। विभिन्न अवस्थाएं, इसमें हमें जो हमारा शैशवावस्था हो जाती है, ठीक है, उनके बारे में सीखता है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था होती है, ठीक है। तो इतना डीप नहीं जाना है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है कि हम किस किस तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। एक आइडियलिस्ट आंसर होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना, ठीक है। फिर शिक्षण एवं इसके अंगों को विस्तार से बताएं। तो शिक्षण शब्द का अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना, ठीक है, ये होता है शिक्षण का अर्थ। और शिक्षक द्वारा संपादित की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी कि इसका जो संचालन है, ठीक है, इसका संपादन है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। मेन यहाँ पे शिक्षक होता है शिक्षण के अंदर में। अध्यापक और छात्र के बीच चलने वाली कुछ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली, उन्हें आपस में जोड़ने वाली एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि जो अध्यापक होता है, छात्र होता है, उसके बीच में एक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उनको पाना होता है इसके अंदर, ठीक है। और शिक्षक और छात्र को आपस में कनेक्ट करने वाली, उसको जोड़ने वाली एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया होती है। इसमें हमें अलग अलग तरह के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शिक्षण। शिक्षण को हम हिंदी में टीचिंग बोलते हैं। अब इसके कौन कौन से घटक होते हैं एक बार उनको डिस्कस करते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहला अंग होता है वक्ता। वक्ता होता है शिक्षक, यानी कि यहाँ पे जो मेन होता है वो होता है हमारा शिक्षक, ठीक है। शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो शिक्षण की प्रक्रिया को शुरू करता है। फिर आता है श्रोता। श्रोता यानी कि जो सुनने वाला होता है वो होता है हमारा छात्र, ठीक है। वक्ता जो भी अपनी सूचना दे रहा है वो श्रोता को देता है और छात्र उसको ग्रहण करता है, ठीक है। फिर आता है माध्यम। वो किन किन माध्यमों का इसमें इस्तेमाल कर रहा है, तो माध्यम में बेसिकली कक्षा आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कक्षा में बैठ के ही आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है सूचना, ठीक है, जो भी विषय वस्तु वो दे रहे हैं, किस जो शिक्षक है वो किस विषय के ऊपर पढ़ा रहा है, ठीक है, छात्र किस विषय को सुन रहा है, कक्षा में कौन सा विषय चल रहा है, तो वो आती है विषय वस्तु या फिर सूचना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये होगी शिक्षा के 4 घटक। फिर अधिगम क्या है तथा इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करें। तो अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीखना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लर्निंग। फिर भली भांति जानकर, समझकर, विचार विमर्श करने योग्य होना, सीखी हुई बात को जीवन के व्यवहार में ढाल लेना, व्यवहार में